नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सूरदास जी का जीवन परिचय। दोस्तों ये आपके हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर आपका त्रैमासिक एग्जाम हो या फिर आपका वार्षिक एग्जाम हो या फिर आपका त्रैमासिक एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। या फिर आप बात करें यहाँ पर 9th का एग्जाम हो या फिर 11th का एग्जाम हो या फिर 12th का एग्जाम हो या फिर 8 क्लास का एग्जाम हो, ये हिंदी सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि सूरदास जी का जीवन परिचय को आप किस तरीके से याद करेंगे और क्या क्या आप पॉइंट सही तरीके से लिखेंगे ताकि आपके पूरे अंक आए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर सूरदास की जो रचना है उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, इसके बाद हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको हमेशा 2 रचनाएं लिखना, तो यहाँ पर मैं रचनाएं लिख देता हूँ। इस तरीके से आपको भी यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, ये मैं यहाँ पर रचनाएं करके लिख देता हूँ। अब आपको यहाँ पर कौन कौन सी रचनाएं लिखना है देखिएगा। पहली यहाँ पर सूरदास की रचना थी, वो थी आपकी सूर सागर। कौन सी थी? सूर सागर। ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रचना है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, सूर सागर। दूसरी हमारी रहेगी वो कौन सी? सूर शूरावली। कौन सी? सूर शूरावली। सूर शूरावली हमारी दूसरी रचना है। यहाँ पर आपको 2 रचनाएं पूछी जाएंगी, लेकिन अब बाई चांस एक आध रचना भूल जाते हो तो आपको एक्स्ट्रा भी याद कर लेना चाहिए। तो एक और हमारी यहाँ पर आ जाएगी, वो है हमारी कौन सी? साहित्य लहरी। कौन सी हो जाएगी? साहित्य लहरी हमारी ये रचना हो जाएगी। इन तीनों रचनाओं को अच्छी तरीके से कर लीजिए। यहाँ पर आपको सूरदास का नाम तो यहाँ पर दिख ही रहा होगा, तो यहाँ पर देखिए सूर सागर, सूर में सागर, ठीक है, सूर शूरावली और साहित्य लहरी, इन तीनों को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तीनों ही इम्पोर्टेंट है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछी जा सकती है कि सूरदास द्वारा, ये इस तरीके से पूछा जाएगा सूर सागर किसके द्वारा लिखित रचना है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए किस द्वारा, सूरदास। इसलिए आपको ये अच्छी तरीके से याद करना ही होगा। चलिए अब देख लेते हैं उनके भाव पक्ष के बारे में कि भाव पक्ष में क्या क्या उन्होंने बताया है। चलिए यहाँ पर हम हेडिंग डाल देते हैं, भाव पक्ष। क्या डाल देते हैं? भाव पक्ष। अब देखिएगा भाव पक्ष में आपको क्या क्या लिखना है, किन किन बिंदुओं को ही आपको फोकस करना होगा। देखिए, हम सूर के काव्यों, सूर जब भी सूर की रचनाओं को पढ़ते हैं तो उनके काव्यों में भाव का सागर भरा पड़ा होता है। तो हम पहला पॉइंट क्या रखेंगे यहाँ पर देखिएगा, सूर के काव्यों में, जो काव्य होते हैं उनके काव्यों में क्या भरा पड़ा मिलता है हमें? काव्यों में भावों का, जो भाव होते हैं उनके भाव को बहुत अच्छी तरीके से वो प्रेजेंट करते हैं अपनी रचनाओं के माध्यम से। तो इसलिए हमने इस पॉइंट में लिखा है भावों का सागर भरा पड़ा होता है। क्या लिखा है? भावों का सागर, सागर भरा पड़ा है। ठीक है, क्या लिखा हमने यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में? इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। चलिए अब दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पर उनके भाव पक्षी की कुछ मुख्य विशेषताएं थी, उनके बारे में हम अब देख लेते हैं। तो भाव पक्षी में उन्होंने किस किस चीजों का वर्णन किया था, तो यहाँ पर देखेंगे भाव पक्ष की विशेषताएं। इस तरीके से आप लोगोगे तो आपके पूरे नंबर आएंगे। मैं जो भी पॉइंट बता रहा हूँ उनको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, भाव पक्ष की विशेषताएं तो क्या है उनके भाव पक्ष की विशेषता? सबसे पहले उनके जो सूर को हम क्या बोलते हैं? वात्सल सम्राट के नाम से जानते हैं, तो ये उनकी विशेषता है। ठीक है, सूर को वात्सल, सूर को वात्सल रस का, वात्सल रस ही है ना, कौन सा रस है ये बताना, क्रम से आपको याद होना चाहिए। वात्सल रस का सम्राट कहा जाता है, सम्राट कहा जाता है, वात्सल रस का सम्राट कहा जाता है। इस तरीके से यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर हम देखते हैं कि जो उनका है, उनकी रचनाओं में आपको अधिकतर वियोग श्रृंगार का, आपने अधिकतर देखा होगा वियोग श्रृंगार का अधिकतर उन्होंने प्रयोग किया है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? वियोग श्रृंगार का उन्होंने मार्मिकता के साथ वहां पर चित्रण किया है। तो चलिए इस तरीके से लिखिए आप, वियोग श्रृंगार, इस तरीके से आप लिख लीजिएगा, बहुत ही आपके सही नंबर आएंगे। ठीक है, वियोग श्रृंगार का मार्मिकता के साथ, यानी कि बहुत ही उन्होंने अच्छी तरीके से, यानी कि नियमबद्ध तरीके से यहाँ पर इस मार्मिकता का उन्होंने
प्रयोग किया है, मार्मिकता के साथ चित्रण किया है। तो चलिए हम यहाँ पर आपको लिख के बता देते हैं। इस तरीके से आपको लिखना है, जितनी पॉइंट बता रहा हूँ उन्हें अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। मार्मिकता के साथ क्या किया उन्होंने, चित्रण किया है अपनी रचनाओं के माध्यम से। ठीक है, किस रचनाओं के माध्यम से यहाँ पर उन्होंने इस तरीके से चित्रण किया है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, चित्रण किया है। इस तरीके से लिखिएगा, आपके पूरे पूरे नंबर आने के चांस रहेंगे। चित्रण किया है। चलिए अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उन्होंने अधिकतर किसके रूप में वर्णन किया, उनकी रचनाओं में अधिकतर बाल वर्णन का मनोवैज्ञानिक चित्रण आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी हम लिख सकते हैं, उनका बाल वर्णन मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, उनकी रचनाओं में हमें इसी तरह की रचनाएं देखने को मिलती हैं। बाल वर्णन मनोवैज्ञानिक है। कैसा उनका, मनोवैज्ञानिक है। इस तरीके से इन पॉइंटों को आप याद रख लीजिएगा। अब चलिए अब कला पक्ष के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं कि कला पक्ष को इस तरीके से यहाँ पर लिखना है। अभी तो हमने देखो भाव पक्ष के बारे में देखा था कि उनके भाव पक्ष में क्या क्या था, तो मैंने आपको बता दिया। आपको एक और शॉर्टकट में बता दूं, उन्हें वात्सल्य सम्राट कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम उन्हें, वात्सल्य सम्राट का, उन्हें वात्सल्य सम्राट कहा जाता है। उन्होंने किस पे अधिक चित्रण किया है, तो बाल मनोविज्ञान पर उन्होंने अधिक अधिक वर्णन किया है, बाल मनोविज्ञान पर। ठीक है, इसके बाद उन्होंने किस रस का अधिकतम जो अपनी रचनाओं में किया है, तो उन्होंने वियोग श्रृंगार का। ठीक है, किसका, वियोग श्रृंगार की। उनकी रचनाओं में मार्मिकता चिंतन दिखती है, यानी कि अधिकतर उनकी जो रचनाएं है उनका अधिकतर वियोग श्रृंगार का ही उनमें समावेश मिलता है। तो इन चीजों को आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। चलिए अब बात करते हैं जो आपका है लास्ट बचा है कि कला पक्ष। कला पक्ष में आपको क्या ध्यान रखना है कि उनकी कला में क्या क्या उन्होंने बताया है। ठीक है, चलिए कला पक्ष देख लेते हैं, हम यहाँ आपको बता देते हैं। तो दोस्तों सूर्य की जो रचनाओं में भाव पक्ष एवं कला पक्ष का जो सहयोग बहुत ही अच्छी तरीके से करते थे। जो भाव पक्ष होते थे और कला पक्ष दोनों का भी जो संयोग है बहुत अच्छी तरीके से करते थे। तो आपको फर्स्ट पॉइंट यही लिखना है कि सूर्य की रचनाओं में भाव पक्ष और कला पक्ष में मणि कंचन संयोग, मतलब संयोग बहुत अच्छी तरीके से करते थे। ठीक है, मणि कंचन संयोग है। इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मणिकंचन संयोग मिलता है। इस तरीके से इस पॉइंट को आप लिख लीजिएगा। दूसरा पॉइंट आता है कि सूर्य ने जो अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया था, ये आपको कला पक्ष में लिखना होगा। तो सूर्य ने अधिकतर अपनी भाषाओं में अपने भावों को ब्रज भाषा के माध्यम से प्रयुक्त किया। तो ये आप लिख लीजिए अगले पॉइंट में, सूर्य ने अपने भावों को, अपने जो भाव थे वो किस माध्यम में उन्होंने व्यक्त किए हैं, कि यहाँ पर आपको बताना था। तो ब्रज भाषा के माध्यम से उन्होंने अपने भावों को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, यहाँ पर भावों को ब्रज भाषा के माध्यम से यहाँ पर व्यक्त किया था। यहाँ पर लिख लीजिएगा आप, ब्रज भाषा के माध्यम से क्या किया था, उन्होंने व्यक्त किया था। तो इस पॉइंट को भी अच्छी तरीके से याद कर लेना। ठीक है, किया है। चलिए अब अगले पॉइंट की बात करें। यहाँ पर अगले पॉइंट आपको क्या लिखना है, उनकी जो भाषा थी वो किस तरीके से थी। ठीक है, तो भाषा में उनकी कौन कौन सी विशेषता मिलती हैं ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो उनकी भाषा में क्या था आपका, यहाँ पर देखिएगा क्या लिखना होगा आपको, उनकी भाषा कैसी थी, कोमल थी। ठीक है, तो आप इसमें कैसे लिखेंगे आप, उसमें उनकी भाषा में कोमल, कांत,
कोमलकांत और पदावली। ये आपको थोड़ा शब्द याद रखना होगा इन शब्दों को। पदावली, सरलता और प्रवाह है। तो उनकी भाषा में क्या क्या है ये आपको ध्यान रखना होगा, ये बहुत ज्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। उनकी भाषा में कोमलकांत, यानी कि उनकी भाषा में कोमलकांत रहेगा। पदावली का उन्होंने पद का बिल्कुल सही तरीके से उपयोग किया है और उनकी भाषा सरल है और उनकी भाषा में प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा। और उन्होंने किस किस अलंकारों का, किस किन रसों का प्रयोग किया यहाँ पर, ये भी देख लीजिएगा। तो दोस्तों उन्होंने यहाँ पर देखिएगा, अगले पॉइंट में बता दूंगा आपको, अगले पॉइंट में यहाँ पर देखिएगा कि उपमा, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकारों का यहाँ पर उन्होंने प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है। तो उत्प्रेक्षा अलंकारों का उन्होंने प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है। ठीक है, अलंकारों का उन्होंने प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है। ठीक है, इस तरीके से आप देख लीजिएगा। इसका मैं आपको लास्ट में सार भी बताऊंगा कि उन्होंने किस तरीके से कौन सी भाषा का प्रयोग किया था। भाव पक्ष और कला पक्ष आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। अब लास्ट पॉइंट आता है हमारा कि साहित्य में स्थान। तो साहित्य में स्थान चलिए हम देख लेते हैं कि उनके साहित्य में क्या भूमिका और क्या स्थान है। ठीक है, साहित्य में स्थान, चलिए ये देख लेते हैं हम, साहित्य में स्थान कैसा है उनका। चलिए तो साहित्य की बात करें तो उनका जो आपको लिखना है इसमें देखिएगा, सूरदास, सूरदास किसके लिए थे? सूरदास तो गीति काव्य के लिए वो फेमस थे। किसके लिए? गीति काव्य। तो उन्हें क्या बोला जाता है यहाँ पर? गीति काव्य परंपरा के वो सशक्त कवि थे। कैसे थे? तो इस तरीके से लिख सकते हैं, गीति काव्य परंपरा के सशक्त कवि थे। कैसे थे वो? सशक्त कवि थे। कैसे थे? सशक्त कवि। और ये फिर गीतकार भी हम इन्हें बोल सकते हैं। ठीक है, सशक्त गीतिकार हैं। इसके अलावा लिखना आपको, और उन्होंने वात्सल रस का, आपको भाव पक्ष मैंने बताया था किस रस का प्रयोग किया, उन्होंने वात्सल रस का प्रयोग किया है। ठीक, किस रस का प्रयोग किया यहाँ पर? चलिए नेक्स्ट पेज में लिखते हैं इसे। तो उन्होंने क्या है यहाँ पर, वात्सल और किस रस का प्रयोग किया? अधिकतर श्रृंगार रस का प्रयोग किया है। ठीक है, तो इसलिए उन्हें क्या बोला जाता है? श्रृंगार रस के अप्रियतम गायक थे। इसलिए उन्हें क्या बोला गया यहाँ पर? अप्रियतम गायक थे। ठीक है, अप्रियतम गायक भी हैं। ठीक है, भी थे। ठीक है, यहाँ पर थे लिखना है। भी थे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? हिंदी में वो भ्रमण गीत परंपरा के प्रवर्तक भी थे। तो नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं हम, क्या लिखना है आपको? हिंदी में वे भ्रमण गीत परंपरा के क्या थे? प्रवर्तक थे। ठीक, इस तरीके से आपको इन सभी को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर आपको क्या क्या पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है, याद रखने वाली बातें क्या है। उनकी रचना है, तो रचना है आपको पता है सूर सागर। ठीक है, सूर सागर हो गए, और सूरावली हो गई। ठीक है, इसके बाद थर्ड आपका क्या हो जाएगा? साहित्य लहरी। क्या हो जाएगा? साहित्य लहरी। इनको याद कर लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या याद रखना होगा इसमें कि भाव पक्ष में उन्होंने क्या क्या प्रयोग किया है। तो भाव पक्ष में उन्हें क्या वात्सल्य सम्राट कहा जाता है। क्या कहा जाता है उन्हें? वात्सल्य सम्राट कहा जाता है। वात्सल्य सम्राट कहा जाता है। ठीक है,
और उन्होंने क्या वियोग श्रृंगार का प्रयोग किया था, इसलिए उन्होंने क्या बोलते हैं, उन्हें वियोग श्रृंगार का मार्मिकता का साथ चित्रण किया था। ये भी आपको ध्यान रखना होगा, वियोग श्रृंगार, ठीक है, ये भाव पक्ष का है आपका। और उनका क्या था, उन्होंने किसका वर्णन किया था, तो उन्होंने बाल वर्णन किया था। क्या किया था, बाल वर्णन किया था। ये आपको किसमें याद कर रखना है, यहाँ पर भाव पक्ष में। अब कला पक्ष की बात करें दोस्तों, कला पक्ष में आपको क्या रखना है, कला पक्ष में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि उनके भाव पक्ष, जो भाव पक्ष है, भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों में अप्रीतम मतलब संयोग मिलता है। तो आपको इसका आपको क्या लिखना होगा, सूर्य के रचनाओं भाव पक्ष एवं कला पक्ष में मणिकंचन सहयोग है। और सूर्य ने अपने भावों को, जो भाषा है, वो किस माध्यम से व्यक्त किया था, तो ब्रज भाषा के माध्यम से व्यक्त किया था। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, ब्रज भाषा के माध्यम से। अगला आपको उनकी भाषा में क्या दिखता है, आपको ये ध्यान रखना होगा, कोमल कांत दिखता है उनकी भाषा में, ठीक है, कोमल कांत दिखता है, पदावली दिखती है, सरलता दिखती है, और उनकी भाषा में प्रभाव देखने को मिलता है। ये आपको यहाँ पर इतनी बातें ध्यान रखनी होगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना है तो अभी जाइए गूगल पर सर्च करिए, सूरदास जी का जीवन परिचय। जीवन परिचय सर्च करके लास्ट में आपको जिस चैनल वीडियो देख रहे हो एसके टीच, यानी कि आपको ये सर्च कर देना है, वहां पर ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दिख रही है अपना ही चैनल एसके टीच चैनल। धन्यवाद दोस्तों।